नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कृषि कानूनों के विरोध में आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापस न लेने पर अड़ी हुई है। ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ हैं, इसलिए मैंने एनडीए को छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करूंगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और इस दौरान उन्होंने राजस्थान की गहलोत सरकार पर भी निशाना साधा। किसान बिलों के खिलाफ, ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। बाकी जितने भी बिल थे उसमें मैंने एनडीए का समर्थन भी किया था। इन बिलों से मेरी एनडीए से नाराजगी है, एनडीए छोड़ दी। लेकिन कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन देश और प्रदेश के अंदर नहीं करूंगा। तीनों उपचुनाव अकेले लड़ेंगे और 23 का चुनाव भी राजस्थान के अंदर आरएलपी पार्टी अकेले लड़ेगी। आखिरी सवाल है, क्या आप यहीं पे रहेंगे? अभी बात आज रात को तो हमारा पड़ाव रहेगा ही, बोली दिया ना, घोषणा कर दी। अभी एक बार सब लोगों से बात करके ये निर्णय करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि कूच करके जबरदस्त घुस के कानून को अपने हाथ में लें, क्योंकि किसान संगठन भी यही चाहते हैं कि भाई किसी तरह की हिंसा नहीं हो। अहिंसात्मक तरीके से किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है। ये तो शायद पॉलिटिकल लीडर तो एक दो ही आए होंगे इस आंदोलन के अंदर, देश के अंदर। मैं खाली सपोर्ट करने के लिए कि किसानों का जो डिमांड है वो दबाव देश की सरकार पे पड़े, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने एनडीए भी छोड़ी। और अभी बात कर रहे हैं कि अगली रणनीति हमारी क्या रहेगी। आज तो हम लोग यहीं पे रहेंगे और कूच का भी क्या बनता है, अभी सारे बैठ के एक बार बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल की तरफ से पिछले काफी समय से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान आंदोलन का वो समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने संसद की 3 समितियों के वो सदस्य थे, उनसे इस्तीफा दिया था। और अब जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ है, इसलिए मैं इस मामले में सरकार के साथ नहीं हूं। पहले हर कानून पर, हर बिल पर सरकार का समर्थन किया, लेकिन इन कानूनों पर सरकार के साथ नहीं हूं और इसीलिए एनडीए से अब अलग होने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा यह भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करूंगा। इस बात का भी ऐलान उन्होंने एनडीए से अलग होते हुए कहा है। और अगर बात की जाए राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार पर भी वो निशाना साधते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार भी हमें कृषि आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने देना चाहती। विनीत कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है हनुमान बेनीवाल की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से, और अब एनडीए से अलग होने का उन्होंने फैसला किया है, आगे की क्या कुछ रणनीति हनुमान बेनीवाल की? अगर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है 2018 के अंदर ही एनडीए का घटक दल बनती हुई नजर आई थी, क्योंकि 2018 में ही इस पार्टी का गठन हुआ था। और फिलहाल इसके राजस्थान के अंदर 3 विधायक हैं, एक इसका जो कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर सांसद है। तो ऐसे में 4 बड़े नुमाइंदे इस पार्टी को मिले हुए हैं। हालांकि इस पार्टी का गठन जो है वो वसुंधरा राजे सरकार के समय में हुआ था, क्योंकि वसुंधरा राजे सरकार के समय में जो कह सकते हैं हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने वसुंधरा राजे के ऊपर घोटाले के आरोप लगाए थे, जिसके चलते इनको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। और हाँ, उस पार्टी के बनते ही सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं एनडीए का घटक दल बन गए थे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार केंद्रीय कानूनों की ये खिलाफत करते नजर आ रहे थे, किसान आंदोलन का समर्थन करते नजर आ रहे थे और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कानून जो है ये वापिस हो और किसानों की मांग के अनुरूप सरकार जो है कोई फैसला लेने का काम करे। जब कहीं ना कहीं एनडीए ने यह फैसला लेने से इनकार किया तो इन्होंने एनडीए घटक दल होने से भी कहीं ना कहीं खुद को परे कर लिया है और एनडीए के साथ अपना नाता जो है वो तोड़ लिया है। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब ये इन कानूनों का विरोध पूर्ण तौर पर करेंगे और किसानों के साथ खड़े होकर किसानों की हकों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल की बात करें, सीधे तौर पर यह है कि कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में नहीं जाएंगे। केवल केंद्रीय खेती कानूनों के विरोध में उन्होंने एनडीए के साथ अपना नाता तोड़ा है। यानी सीधे तौर पर एनडीए के जो घटक दल हैं वो अब एनडीए को लगातार छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले शिरोमणि अकाली दल एनडीए नाता तोड़ चुका है। अब अगर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी की बात करें, ये नाता जो है ये एनडीए से तोड़ चुके हैं। तो ऐसे में अन्य भी कई घटक दल जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं एनडीए पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इन कानूनों में किसानों की मांगों के अनुरूप
कहीं ना कहीं फैसला लेने का काम करें ताकि किसानों को राहत मिलती नजर आए और एनडीए के ये जो घटक दल हैं ये एनडीए के साथ बने रहें, क्योंकि किसान लगातार इन घटक दलों पर दबाव बना रहे हैं कि अगर आप इन कानूनों का समर्थन करते हैं, आप सरकार के साथ खड़े होते हैं, तो फिर आपका विरोध होना लाजमी है। तो ऐसे में जो नई पार्टियां बनी हैं, चाहे उसमें हम आरएलपी की बात करें, चाहे उसमें हम जेजेपी की बात करें, तो इन पार्टियों पर दबाव जो है वो लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से ये पार्टियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बना रही हैं। और आरएलपी तो अपना साथ छोड़ चुकी है, लेकिन अब जेजेपी की बारी है कि उसका फैसला क्या रहेगा। जी, लेकिन इस दौरान जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि पहले संसदीय समितियों के जो जिनके वो सदस्य थे, 3 संसदीय समितियां थी, उनसे इस्तीफा दिया, अब एनडीए से अलग हुए और अगर जरूरत पड़ी तो वो लोकसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसानों के साथ वो खड़े रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन भी करते रहेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि राजस्थान सरकार भी हमें रोकने की कोशिश कर रही। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से भी किसान जो हैं वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। और हितेंद्र, लगातार कहीं न कहीं राज्य सरकारें, खास करके भाजपा शासित जो सरकारें हैं, उनका प्रयास है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने से किसी भी तरह से रोका जा सके। जिस तरह से किसान नेताओं के भी पिछले दिनों बयान निकलकर सामने आए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि बॉर्डर बनाए गए हैं ताकि जो वो कहीं ना कहीं किसान है जो विभिन्न राज्यों से, खास करके भाजपा शासित राज्यों से जब दिल्ली पहुंचना चाहते हैं तो उनको रोका जा रहा है। तो ऐसे में यही सूरत जो है वो राजस्थान में भी देखने को मिल रही है कि किसान आंदोलन का हिस्सा जो है वो किसानों को बनने नहीं दिया जा रहा। लेकिन उसके बावजूद तमाम जो कोशिशें हैं वो नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं और हजारों की संख्या में किसान जो है वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार इस बात दबाव में है, लेकिन इस दबाव को कितने हद तक झेल पाएगी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों ने भी वार्तालाप के लिए दोबारा से केंद्र को पत्र लिख दिया है कि 29 तारीख को वो केंद्र के साथ वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वार्तालाप का अहम मुद्दा यही रहने वाला है कि जो केंद्र है वो सीधे तौर पर एक फैसला ले कि जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है उनको वो रद्द करेंगे। इसके अलावा पराली को लेकर जो उन्होंने कानून बनाया है उसको खत्म किया जाएगा। साथ साथ जो बिजली कानून 2020 है उसके अंदर भी सरकार जो है संशोधन करने को तैयार होगी। तभी बैठक जो है वो सिरे चढ़ती हुई नजर आएगी, नहीं तो लगातार जो सीधे तौर पर फैसले लिए जा रहे हैं उसमें सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सरकार किसानों की मांगों के अनुरूप फैसला लेने को तैयार हो, क्योंकि आंदोलन लगातार जारी है। 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और अगर अब भी सरकार किसानों की मांगों के अनुरूप कोई फैसला नहीं लेती तो आंदोलन जो है वो और तेज होते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं अगर बात करें सिंघू बॉर्डर की, तो सिंघू बॉर्डर से किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह कहा है कि पंजाब की तरह अब हरियाणा में भी टोल प्लाजा फ्री ही रहेंगे और सिंघू बॉर्डर के आसपास के जिलों और दिल्ली के लोगों को किसान नेताओं ने नए साल के पहले दिन अपने साथ बिताने और लंगर पानी साथ खाने के लिए आने को कहा है। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने, तीनों कानूनों को रद्द करने और पराली और प्रस्तावित विद्युत अधिनियम में बदलाव पर तैयार हो तो किसान सरकार से 29 दिसंबर में वार्ता के लिए तैयार हैं और 30 दिसंबर को सभी ट्रैक्टर एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर मार्च करेंगे। 1 जनवरी तक अगर समाधान नहीं निकला तो बंद का ऐलान भी किया जाएगा। एनडीए पार्टनर्स को पूरे देश में उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को किसानों के डिमांड्स के पक्ष में ले आने के लिए उनके विरोध में जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं पूरे देश में, अडानी, अंबानी और दूसरे कॉर्पोरेट्स की गुड्स और सर्विसेज का बायकॉट का कॉल ऑलरेडी चल रहा है। ये कंटिन्यू चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी पर्टिकुलर डेट का नहीं है। इसके अलावा हमने दिया था 25, 26, 27 को हरियाणा के ये जो टोल प्लाजा है, पंजाब में ऑलरेडी टोल प्लाजा खुले हुए हैं, अभी साथ में जोड़ दिया है कि पंजाब और हरियाणा दोनों के टोल प्लाजे अभी परमानेंटली खुले रहेंगे। नेक्स्ट 28 तारीख को 26 और 27 तारीख को 27 और 28 तारीख को पूरे बॉर्डर के जो हमारे ये लगे हुए धरने लगे हुए हैं, यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे का जो शहादत दिवस है वो पूरे 5 नाकों के ऊपर मनाया जाएगा। वो शहादत दिवस
2 दिन के लिए 27 और 28 को। इसी तरह 29 को फिर हमने चिट्ठी लिख दिया है सरकार से मिलने के लिए, और 30 तारीख को हमारे राजेंद्र जी डिटेल में बताएंगे, 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। ये जो हाईवे है केएमपी, इसमें सिंगू से लेकर आगे टिकरी से जाके शाहजहां तक जाना, ये एक मार्च, ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। सुना आपने किस तरीके से दिल्ली में किसान आंदोलन जारी है और आगे की रणनीति भी तैयार कर ली गई है। 1 तारीख तक की रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है किसानों की तरफ से, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर सरकार सही तरीके से बातचीत करना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 29 तारीख का समय भी सरकार को दे दिया गया है। 29 तारीख को सरकार से बातचीत की जाएगी, लेकिन अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे और भी तीखा इस आंदोलन को कर दिया जाएगा, और भी ज़्यादा तेज इस आंदोलन को कर दिया जाएगा, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके, ताकि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। क्योंकि जितने भी आंदोलन मोदी सरकार में हुए हैं उनमें सबसे अहम ये आंदोलन इसलिए है क्योंकि अब तक लगभग जितने भी आंदोलन हुए, किसी भी आंदोलन में सरकार बात करने को भी तैयार नहीं हुई, और वहीं इस आंदोलन को लेकर सरकार बातचीत भी कर रही है और झुकने के लिए झुकती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन किसानों की तरफ से आरोप ये लग रहे हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहती है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल किसानों की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, और सरकार को जो पत्र भेजा गया है जिसमें बातचीत करनी होता है उनका स्वीकार करते हुए 29 तारीख का समय दिया गया है सरकार को, सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई? जिस तरीके से लगातार किसानों को लगभग 31 दिन के लगभग हो चुके हैं, यानी कि महीना भर हो चुका है, और कहीं ना कहीं किसान अभी भी उसी बात पड़े हुए हैं कि कृषि कानूनों, तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मगर बात करें जिस तरीके से अब संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो कहा गया है कि सरकार अगर नहीं मानेगी की तरह हरियाणा के भी टोल फ्री करेंगे, और कहीं ना कहीं जो 31 तारीख को एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी जो पूरे देश के अंदर घूमेगी, यानी कि तमाम बॉर्डरों पर घूमेगी, और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया जाएगा सरकार को कि सरकार अभी भी उनकी बात नहीं मान रही है। मगर बात करें जिस तरीके से 29 तारीख की, तो 29 तारीख के लिए जरूर सरकार से बातचीत करने के लिए कहा गया है। एक पत्र लिखा गया है जिसके अंदर कहा गया है सरकार अगर मानती है तो या फिर हमें तरीके से लिख के देती है तो कहीं ना कहीं हम 29 तारीख के लिए बैठक के लिए तैयार है। मगर उनकी 4 मांगे जो मुख्य हैं और वो ही उन मुख्य मांगों पर ही सरकार का जो फैसला होगा वो देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि पहली मांग तो यही है कि जो तीनों कृषि कानून है वो वापस रद्द होना चाहिए, और जो नया कृषि कानून आना चाहिए ताकि उसके अंदर जो संशोधन होगा वो उसके किसानों के हक में होना चाहिए, और जो इस तरीके से एमएसपी को लेकर जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि राइटिंग प्रूफ में होना चाहिए वो, क्योंकि जो एमएसपी को लेकर ज्यादा दिक्कतें बनी हुई है वो राइटिंग प्रूफ में सरकार नहीं दे पा रही है, और राइटिंग में ही उन्हें चाहिए, यानी साफ शब्दों के अंदर। मगर बात करें जिस तरीके से 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी की तरफ से 1 जनवरी के लिए भी किसानों की तरफ से कहा गया है कि जो पूरे देश के लोग हैं या फिर दिल्ली के लोग हैं वो उनके पास आए और उनके साथ 1 जनवरी के यानी साल का पहला दिन है वो उनके साथ मनाए, और लंगर तक उनके साथ ग्रहण करें, ताकि वो खाना नहीं लेके आए, सिर्फ हमारे साथ आके बैठे और बैठने के साथ साथ लंगर हमारे साथ ग्रहण करें। तो कहीं ना कहीं इससे सीधा सीधा संकेत दिया जा रहा है सरकार को, सरकार अभी भी अड़ियल रवैये पे है, क्योंकि जो उन्होंने कह सकते हैं 18,000 करोड़ रुपए दिए, यानी कि हर एक व्यक्ति के किसानों के जो अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचे हैं, वो 2-2 हजार रुपए भी किसान अपने कम से कम आंदोलन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वो जो पंजाब के किसान हैं उन्होंने भी वो 2-2 हजार रुपए दान में कर दिए कि किसान आंदोलन के लिए काम आएंगे, और सीधा सीधा कहा है कि सरकार खुद हमारे को फंडिंग दे रही है आंदोलन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार के जो पैतरे हैं वो सरकार के ऊपर उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसान जो है वो लगातार अपनी मांगों को रखते चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो किसानों का प्रेशर है यानी कि जो दबाव है वो सरकार के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये आंदोलन जो है किसानों का आंदोलन सरकार पर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? जो किसानों से बैठक होगी उसमें कौन कौन से मंत्री शामिल होंगे? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से 29 तारीख की जो बैठक होगी उसके अंदर कृषि मंत्री जरूर होंगे, मगर देखना होगा कि राजनाथ सिंह और या फिर अमित शाह शामिल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। क्योंकि मगर एक चीज स्पष्ट है, पीयूष गोयल भी शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से कृषि मंत्री के साथ पहले भी कई बैठकों के अंदर पीयूष गोयल शामिल हुए थे, मगर अब देखना होगा कि कौन कौन नेता इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कृषि मंत्री तो मुख्य तौर पर होंगे, मगर और भी जो मंत्री होंगे या फिर नेता होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं वो जरूर देखना होगा। मगर सरकार अभी भी शायद
कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश करेगी, सिर्फ बीच का रास्ते से, ना ही कृषि कानून को वापस लेने की, क्योंकि सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, चाहे कितने भी जोर लगा लिया जाए या फिर कितनी भी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां कितनी भी खड़ी हो जाए। मगर एक चीज स्पष्ट, लगातार सरकार अभी भी बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है और किसानों की तरफ से कह दिया गया है, साफ शब्दों में कह दिया गया है कि बेशक बीच का रास्ता निकालें, मगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया किसानों की तरफ से, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तैयारी दिल्ली पुलिस की? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से 31 तारीख को जो ट्रैक्टर मार्च निकालने की जो तैयारी की गई है किसानों की तरफ से, वो जरूर है कि इसमें दिल्ली पुलिस की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले भी काफी हद तक किसान आंदोलन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मगर बात करें जिस तरीके से कल भी कह सकते हैं जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने भी मुआयना किया था और जाकर देखा था कि लगातार किस तरीके की सुरक्षा है और किस तरीके की मूवमेंट चल रही है किसानों की। मगर बात करें जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से और जवान लगाए जा रहे हैं ताकि जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा इनका, उसको रोका जा सके, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर यही दिए गए सरकार की तरफ से कि इनको कोई भी ऐसा मार्च वगैरह न निकालने दिया जाए या फिर परमिशन नहीं दी गई है। मगर कहीं ना कहीं किसान फिर भी मार्च निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिसके अंदर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे वो कहीं ना कहीं बड़ी तादाद के अंदर हो सकता है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी बिल्कुल। और अगर आपसे मैं ये जानने की कोशिश करूं कि कितनी बड़ी संख्या में किसान अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आरएलपी की तरफ से जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ उनके समर्थक काफी बड़ी संख्या में वहां पर आंदोलन को समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, इसके अलावा भी अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं, किसान हैं, वो पहुंच रहे हैं लगातार, तो अभी तक क्या कुछ संख्या, अगर वहां पर बात की जाए, अनुमानित क्या कुछ संख्या किसानों की? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें संख्याओं की तो वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दल हैं वो आते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक के साथ साथ 20-20 लोग आ रहे हैं, यानी किसान लगभग एक व्यक्ति के साथ 20 लोग होते हैं और कहीं ना कहीं संख्या की बात करें तो लगभग लाखों के अंदर संख्या पहुंच चुकी है। और किसानों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठंड की वजह से भी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ठंड के अंदर, खुले आसमान के अंदर रहना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भी 1 महीने से रहना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मगर सरकार है उस तरफ गौर नहीं कर रही है, ना ही उनके लिए वैसी कोई सुविधा कर पा रही है। हाँ, किसान जो संगठन है वो खुद अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था खुद करते नजर आ रही, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो या फिर क्या ठंड से बचने की व्यवस्था हो, वो तमाम जो व्यवस्थाएं वो खुद ही कर रहे हैं, ना कि कोई और सरकार या फिर स्टेट लेवल सरकार कोई ऐसी मदद नहीं कर पा रही उनकी। जी बिल्कुल राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं मुंबई में मनसे नेता को मुंबई पुलिस ने नोटिस जारी किया है। अमेजन के खिलाफ तोड़फोड़ करने पर अब कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मराठी भाषा को लेकर के अमेजन के खिलाफ मनसे का यह प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच मुंबई पुलिस अब अलर्ट हो गई है और दोबारा से कोई तोड़फोड़ ना हो, कहीं हंगामा ना हो, इसलिए पुलिस ने अब मनसे नेताओं को नोटिस देना भी शुरू कर दिया है। चारकोप विधानसभा के विभाग अध्यक्ष दिनेश साल्वी को चारकोप पुलिस की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चारकोप इलाके में अमेजन का गोदाम है, वहां पर किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की तोड़फोड़ या फिर कोई प्रदर्शन होता है तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा है कि महाराष्ट्र में, मुंबई में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ये मातृभाषा है। लेकिन अमेज़ॉन जो कंपनी है, जो कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं, वहाँ पे लोग ऐप्स के द्वारा या अमेज़ॉन का जो भी है उसके द्वारा जो बुक करते हैं, लेकिन वहाँ पे मराठी सुविधा नहीं थी तो हमने एक निवेदन दिया था कि भाई इसमें मराठी भाषा का, अन्य तुम लैंग्वेज में करते हो तो मराठी भाषा महाराष्ट्र में आप ये सर्विस दे रहे हो तो महाराष्ट्र की भाषा, मातृभाषा मराठी है, तो मराठी में भी इसका ये होना चाहिए। लेकिन उन्होंने वैसा अभी तक किया नहीं है, तो इसके लिए जगह जगह पे हम लोग का जो चल रहा है, प्रतिक्रिया चल रही है कि भाई होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे एक गोदाम है, पुलिस को ऐसा लगता है कि बाबा वहाँ पे हम लोग कोई कार्रवाई कर सकते हैं, तो हमने, पुलिस ने इस तरीके से न होने के लिए मुझे नोटिस दी है। लेकिन ऐसे नोटिस से मनसे वाले कभी भी डरने वाले नहीं है। हमने उनको अभी भी कहा है कि जल्द से जल्द मराठी भाषा में उन्होंने सुविधा देनी चाहिए लोगों को खरीदी करने के लिए, अन्यथा मनसे अपने स्टाइल में आंदोलन जरूर करेगी और उनको, अमेज़ॉन को अपना जवाब। जिस तरीके से अमेज़न के खिलाफ जो मामला चल रहा था, मनसे का विरोध चल रहा था कि जो भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें अगर अमेज़न अपनी सेवाएं दे रहा है तो महाराष्ट्र में मराठी में सेवाएं क्यों नहीं दी जा रही। इसी को लेकर के हंगामा भी हुआ था और अब मामला जो है वो इतना बढ़ गया है कि जो तोड़फोड़ की गई, हंगामा किया गया, उसको लेकर के पुलिस अलर्ट हो गई और महाराष्ट्र पुलिस ने अब
मनसे नेताओं को नोटिस भेजना जो है वो शुरू कर दिया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या अमेज़न कंपनी को ना हो सके और जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहें। और साथ ही साथ अमेज़न की तरफ से भी ये खबर सामने आ रही है कि मराठी भाषा को जल्द ही मराठी भाषा में भी सेवाएं जो हैं वो दी जा सकेंगी। तो इससे विवाद ये शांत होता ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है और मनसे नेताओं को नोटिस जारी किया गया है कि अगर कहीं भी इस प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है, तोड़फोड़ की जाती है, तो अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर के मनसे नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसे नोटिस देने से नहीं डरने वाले। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है अमेज़न को लेकर के, जिस तरीके से अमेज़न का विरोध हो रहा था मनसे की तरफ से और अब पुलिस की तरफ से मनसे नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं? है कि जिस भाषा को लेकर मनसे लड़ाई कर रही है वो भाषा जो है कहीं न कहीं राज्य स्तरीय है और इस भाषा को लेकर जो है मनसे हमेशा से, चाहे वो दुकान की बात किया जाए, चाहे होटल्स की बात किया जाए, या फिर रेस्टोरेंट, या फिर अमेज़न की बात की जाए। अमेज़न में जिस तरह से ऐप बनाकर सिर्फ इंग्लिश में डिलीवरी करने की बात कही गई है, उसको लेकर मनसे लगातार आक्रामक है। मनसे ने कई बार नोटिस भी दिया है और मनसे ने खुद कई बार उनसे आग्रह भी किया है कि आप अपनी डिलीवरी की जो भाषा है उसको मराठी में भी कर दिया जाए, जिससे लोगों को भी आसानी हो। हालांकि राज्य स्तरीय भाषा है, इसका भी इस्तेमाल होना चाहिए जी। उसके बावजूद जो है अमेज़न ने इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। उसके साथ मामला कोर्ट में भी गया, लेकिन वहां से भी जब नहीं सुलझा तो जो है अब मनसे अपने स्टाइल में जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से नवी मुंबई में मनसे कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह के जो है तोड़फोड़ की थी, उसको लेकर अब मुंबई पुलिस अलर्ट हो गई है, जिसके साथ मुंबई पुलिस अब उन बड़े नेताओं को 149 की नोटिस दे रही है। मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की नोटिस दे रही है कि किसी तरह का क्राइम ना हो जी, इसकी नोटिस दे रही है जी। इसके अलावा जिस तरीके से मनसे की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने है कि ऐसे नोटिस से वो डरने वाले नहीं है, और अमेज़न की तरफ से फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, क्या वो क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करने पर राजी है? देखिए, दिनेश शाल्वी चारकोप विधानसभा के एक बड़े नेता है और जुझारू नेता है। कई बार वो इसी स्टाइल में लोगों को जवाब भी दे चुके हैं। ऐसे में चारकोप पुलिस एहतियातन ये जिम्मेदारी लेती है कि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि दिनेश शाल्वी साफ तौर पे कह चुके हैं कि मनसे अगर अपनी भाषाओं में परिवर्तन नहीं करता है तो दिनेश शाल्वी की मनसे जो है लगातार उस पर अपना अमल कर उसका जवाब देगी, जिसको लेकर मुंबई चारकोप पुलिस बिल्कुल अलर्ट है। ऐसे में जो नोटिस दी गई है उसके तहत भी कहा गया है कि आप अगर किसी तरह की तोड़क कार्रवाई या आंदोलन करते हैं तो मुंबई चारकोप पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, जिसके तहत दिनेश शाल्वी ने साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि मुंबई पुलिस के इस नोटिस से वो डरने वाले नहीं है। अगर अमेज़न इस पर कार्रवाई नहीं करती है, अमेज़न अगर हिंदी भाषा मराठी भाषा में इसका जो है ऐप्स विकल्प नहीं चुनती है तो जाहिर तौर पर लोगों को मुश्किलें हो सकती है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और वहीं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कालीपुर में स्थित अटल आवास के वासियों ने भाजपा नेताओं के साथ मिलकर के नगर निगम का घेराव किया है और निगम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। अटल आवास के लोगों ने निगम सरकार के फैसले के विरोध में भाजपा कार्यालय से नगर निगम तक रैली निकाल करके पैदल मार्च किया है और निगम परिसर में लगभग 1 घंटे तक नीचे बैठकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल कुछ दिन पहले नगर निगम के आयुक्त ने अटल आवास में रहने वाले लोगों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर किस्त की राशि जमा करने के आदेश दिए थे और 24 घंटे के भीतर रकम जमा नहीं करने वाले लोगों के घरों को सील करने की कार्रवाई भी करने की बात कही थी। नोटिस में ये बात लिखी गई थी। निगम के इस फैसले से नाराज अटल आवास के रहने वाले लोगों ने भाजपा के साथ निगम का घेराव करके 3 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने यह कहा है कि निगम सरकार के द्वारा अचानक से कालीपुर स्थित अटल आवास वासियों को नोटिस जारी करके इस तरह के तानाशाही रवैये को अपनाने को उन्होंने सरासर गलत बताया। देखिए, ये नगर निगम के तुगलकी फरमान जारी हुआ था जिसमें अटल निवासियों को 24 घंटे के अंदर 50,000 किसी को नोटिस, किसी को 40, किसी को 30,000, किसी को 25,000 रुपये जो उनके ऊपर ड्यूज़ निकाला गया था, वो ड्यूज़ भी किस प्रकार से निकाला गया था उसका भी कोई खुलासा नहीं है। और इस प्रकार से एकाएक रात को नोटिस सर्व करके 24 घंटे के अंदर उनको खाली करने का जो तुगलकी फरमान जारी हुआ उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी
पार्षद दल और हमारा नगर मंडल अटल वासियों के साथ में यहाँ पर ज्ञापन देने आया है। ऐसे तुगलकी फैसले का हम विरोध करते हैं। निगम से जो नोटिस गई है घर टैक्स को लेके, जो उन्होंने सालों से नहीं पटाया है, तो उसमें कहीं जो अमाउंट है कुछ अधिक है, कुछ किसी का कम है, तो उसमें उन लोगों की शिकायत है। लेकिन आज उन लोग मेरे पास आए हैं, पर ये शायद मैं खुद वहाँ पर 9 तारीख को गई थी वहाँ, और 12 तारीख को मैंने उन्हें बुलाया था कि आपको जो भी समस्या है 12 तारीख को आइए, मैं 12 बजे आपको मिलूंगी मंडे के दिन, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी। और कुछ लोगों ने आया भी, और जिनको पटाना था उन्होंने हमारे सामने पैसे भी दिए यहाँ, और किसी के ऊपर ऐसा दबाव नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ दीजिए या कुछ भी है। हम लोगों ने पहले से ही, इनके मांग से पहले ही हम लोगों ने उसे किस्तों में बांध चुका है। जो 500 दे या 1000 दे, हम उसके लिए तैयार हैं। वहाँ पर हम लोग एक कैंप लगाकर, ताकि उन लोगों को असुविधा ना हो, और जो वहाँ पर पटाना चाहे, पैसे देना जमा करना चाहे, वो वहाँ कर सकते। इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।